नमस्कार। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ एक दो बैलों की कथा का अभ्यास कार्य करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कथा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ा सा कहानी का मूल भाव देखते हैं। स्वतंत्रता का मूल्य। स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बार बार संघर्ष करना पड़ता है। मूक पशुओं की संवेदना। जो पशु हैं उनमें भी मनुष्य की तरह भावनाएं और स्वाभिमान होता है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक। ये जो कथा है इसमें हीरा और मोती केवल दो बैल नहीं हैं, बल्कि परोक्ष रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतीक है। तो चलिए अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के हमने सटीक उत्तर चुनने हैं और बताना है कि ये उत्तर हमें उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो पहला प्रश्न है हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को दर्शाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? एकता और सहयोग को। नेक्स्ट है हीरा मोती ने गया के घर को स्वीकार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि मालिक ने बेचा, अपमान लगा। बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों किया? क्यों किया था? स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश क्या दर्शाता है? अन्याय की रक्षा। कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग किस लिए किया गया है? किस लिए किया गया है? मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। लास्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में हीरा और मोती किसके प्रतीक है? किसके प्रतीक है? भारतीय जनता के संघर्ष के। नेक्स्ट है मेरी समझ मेरे विचार। इसमें नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनकी हमने कक्षा में चर्चा करनी है और उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया? इसके पीछे क्या कारण था कि उन्होंने काम करने से ही इनकार कर दिया? क्यों? क्योंकि बैलों ने काम करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे गया के यहाँ खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। अपमानित महसूस करने के कारण ही उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। उन्हें लगा कि उनके असली मालिक झुर्री ने उन्हें क्या कर दिया है? बेच दिया है, जिससे उनका दिल भारी हो गया था। इसके अलावा गया ने उन्हें खाने के लिए क्या किया? केवल सूखा भूसा दिया था और उनके साथ बहुत ही निर्दयी व्यवहार किया था। इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। नेक्स्ट है गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। क्यों? बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? बताइए। बैलों का अनजान रास्ते से होते हुए इतनी दूर से अकेले अपने पुराने घर यानी झुर्री के घर वापस लौट आना किसका प्रतीक है? उनकी बुद्धिमानी और स्वामी के प्रति अटूट निष्ठा को दर्शाता है। गांव की बाल सभा ने इसे एक कौन सा कार्य माना? वीरतापूर्ण कार्य माना और उनका स्वागत तालियां बजाकर किया, क्योंकि एक पशु का अपने घर को इस तरह पहचानना और वापस आना भावनात्मक रूप से बहुत बड़ा संदेश था। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। आप भी मानते हो ना कि कभी कभी क्या है, किसी चीज के लिए संघर्ष करना भी आवश्यक होता है। चलिए कहानी के उदाहरणों से इसे सिद्ध करते हैं। कहानी में ऐसे कई प्रसंग हैं जो संघर्ष की अनिवार्यता को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। जब एक विशाल सांड ने उन पर हमला किया तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए संगठित होकर क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा और उसे बेदम कर दिया। कांजी हाउस में भी क्या हुआ था? कांजी हाउस में कैद अन्य बेजुबान जानवरों को आजाद कराने के लिए हीरा और मोती ने क्या किया? दीवार तोड़कर विद्रोह किया। और क्या हुआ अंत में? यह संघर्ष उनके आत्मसम्मान और दूसरों
जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखे। तो हमने इनका कारण भी देना है। सो हीरा और मोती अपनापन, झुर्री के प्रति लगाव की भावना से अधिक प्रेरित थे। सो किससे प्रेरित थे? झुर्री के प्रति लगाव की भावना से। हालांकि उन्होंने आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंततः उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? झुर्री के पास पहुंचना ही था। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ तभी सार्थक था जब वे अपने उस घर में हों जहां उन्हें स्नेह और सम्मान मिले। तो वो अपने घर वापस पहुंचना चाहते थे ताकि उन्हें स्नेह और सम्मान मिल सके। नेक्स्ट है, बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। सो अगर आप इस कथन से सहमत हैं कि अत्याचार सहना भी क्या है? अन्याय में भागीदार है, तो उसके कारण भी आपने इसमें लिखने हैं। हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। यदि हीरा और मोती गया के अत्याचारों को मूक बनकर सहते रहते तो वे जीवन भर क्या करते? गुलामी और अपमान सहते रहते। मोती का विद्रोह यह सिखाता है कि अन्याय को चुपचाप स्वीकार करना शोषक का मनोबल बढ़ाता है। सो इसीलिए कई बार हमें अन्याय के खिलाफ क्या है? आवाज उठानी पड़ती है, जबकि उसका विरोध करना ही मुक्ति और स्वाभिमान का मार्ग खोलता है। सो कई बार विरोध करना भी आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। तो हीरा और मोती बहुत अच्छे मित्र थे। कहानी की किन घटनाओं से यह सिद्ध होता है? कम से कम हमने इसमें कितने पॉइंट लिखने हैं? 3 बिंदु लिखने हैं। उनकी अभिन्न मित्रता के प्रमुख बिंदु हैं, वे नाद में साथ मुंह डालते और साथ ही हटाते थे। एक के खाना छोड़ देने पर दूसरा भी भूखा रहता था। सांड के साथ लड़ाई में उन्होंने संगठित होकर एक दूसरे की जान बचाई। कांजी हाउस में जब हीरा रस्सियों से बंधा होने के कारण भाग नहीं सका तो मोती उसे विपत्ति में अकेला छोड़कर भागने के बजाय खुद भी वहीं रुक गया और पकड़ा जाना स्वीकार किया। तो ये सारे बिंदु क्या दिखाते हैं कि जो हीरा और मोती हैं वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। नेक्स्ट है, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। सो मालकिन जो है झुर्री की पत्नी, ठीक है, शुरू में क्या है? बैलों के भाग आने पर क्रोधित थी और उन्हें नमक हराम कह रही थी। क्यों? क्योंकि वह इसे आर्थिक नुकसान और अनुशासनहीनता मानती थी। हालांकि अंत में क्या होता है? अंत में उनका प्रेम देख वह पिघल गई थी। इसके विपरीत जो छोटी लड़की थी उसके मन में बैलों के प्रति शुरू से ही क्या थी? गहरी सहानुभूति और दया थी। वह स्वयं अनाथ होने के कारण उनके दुख को क्या मानती थी? अपना मानती थी और उन्हें चुपके से रोटियां खिलाती थी और अंततः उन्हें बंधन से मुक्त किया। सो लास्ट में जो छोटी लड़की है उसी ने उनको मुक्त किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है मेरी कल्पना मेरे अनुमान। पहला प्रश्न है इसमें, उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? सो ये क्या है? आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना है, या आप ये भी लिख सकते हो अपनी तरफ से भी। इसमें क्या आएगा कि हाँ, यदि मैं वह छोटी लड़की होती तो मैं भी बैलों की वैसी ही मदद करता या करती जैसे उस बालिका ने की, क्योंकि वह बालिका और बैल दोनों ही अकेलेपन और दुर्व्यवहार के शिकार थे। सो लड़की और जो बैल थे वो दोनों अकेलेपन और दुर्व्यवहार के शिकार थे। मैं उन्हें न केवल चुपके से आजाद करता बल्कि यह भी सुनिश्चित करता कि उनके पास भगाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हो।
मैं ना केवल उनको आज़ाद करता बल्कि मैं क्या करता, यह भी सुनिश्चित करता कि क्या उनके पास भागने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। इसके लिए मैं उन्हें क्या करता, मैं उन्हें छिपकर रोटियां या दाना चारा खिलाता, मैं उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता और उन्हें सही दिशा दिखाने के प्रयास करता ताकि वे सुरक्षित अपने मालिक झुर्री के पास पहुंच सके। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखें। सो आपने इसमें क्या है, कहानी को पढ़कर अपने विचार लिखने हैं कि क्या जो भय और संकोच है वो इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जब कांची हाउस की दीवार टूटी तो सभी जानवर भागे, परंतु जो दो गधे थे, दोनों गधे डर के कारण वहीं खड़े रहे, कहीं फिर पकड़े न जाएं, इसीलिए वो क्या है, वहां खड़े रहते हैं। असल जीवन में भी कई बार हमें किसी नई चुनौती को स्वीकार करने से केवल इसलिए डरते हैं। क्यों डरते हैं कई बार कई नई चुनौतियों को स्वीकार करने से? कि कहीं हम असफल न हो जाएं, और यही संकोच क्या है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट है, मेरे अनुभव मेरे विचार, मित्रता और नैतिकता। पहला है इसमें, दोस्तों में घनिष्ठता होते हुए ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। सो क्या है, दोस्ती में जो घनिष्ठता होती है यानी धूल धप्पा होने लगता है, इसके बिना क्या है, जो दोस्ती है वो फुसफुसी सी लगती है, थोड़ी फीकी फीकी लगती है। सच्चा विश्वास वही है जहाँ क्या होता है, औपचारिकता की जो दीवार है गिर जाए और सहजता आ जाए, वही दोस्ती में अच्छा होता है, क्योंकि उससे क्या है, ज्यादा विश्वास पैदा होता है। नेक्स्ट है सेकंड, हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं, हीरा के या मोती के या दोनों के? सो आपने अपने आधार पर उत्तर लिखना है। सो यानी गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना यानी हीरा का तिरस्कार है। अनुभव क्या कहता है? बदला लेना आसान है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्षमा और मर्यादा बनाए रखना ही वास्तविक शक्ति है। यह विचार आज के समाज में भी अत्यंत प्रासंगिक है। नेक्स्ट है, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया? यह घटना के विषय में बताइए। सो यानी सच्ची मित्रता क्या होती है? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रह रहे हैं, तुम और तुम्हारे दोस्त, आज जब मुसीबत विपत्ति में पड़ गई तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। सो संकट के समय साथ खड़ा रहने वाला ही क्या होता है, सच्चा मित्र या परिजन होता है। सो यानी इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि संघर्ष में भी हमें क्या है, अपना धर्म और आदर्श नहीं छोड़ने चाहिए। नेक्स्ट है, कहानी का समय और समाज। दो बैलों की कथा। कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत पर अंग्रेजों का दमनकारी शासन चल रहा था। उस समय भारतवासी भी अपने अपने ढंग से इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। इस कार्य में लेखक भी किसी से पीछे नहीं थे। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित कर रहे थे। सो इस कहानी में से कुछ वाक्य चुनकर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इन वाक्यों का मिलान स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उपयुक्त वाक्यों के साथ करना है। तो चलिए करते हैं। पहला है, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वतंत्रता सेनानी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े, पर संघर्ष छोड़ने को तैयार नहीं हुए। नेक्स्ट है, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा, यानी स्वतंत्रता के लिए प्राण देना स्वीकार था पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार्य था। नेक्स्ट है, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, यानी
दास्ता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकारों की कोई महत्ता नहीं थी। नेक्स्ट है, दोनों मित्रों की आंखों में विद्रोह भरा हुआ था। भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे क्या है, गहराता गया। नेक्स्ट है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिससे लाखों भारतीयों में आज़ादी की प्रेरणा जगी। अगला है, सांड पूरी हाथी है, पर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। यानी ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्ण उनका सामना किया। तो इस प्रकार से आपने इनका सही मिलान करना है। नेक्स्ट है, पशुओं के लिए कानून। सो नीचे दिए गए संवाद पढ़िए और क्या है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं तो समझता हूँ, चुराए लिए आता हूँ, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। सो बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है। कैसे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कांजी हाउस में बिना अपराध के पशुओं को भूखा प्यासा क्या है, कैद रखना और नीलाम करना क्या है, अन्याय है। इसके विपरीत जो है, हीरा और मोती द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना दीवार तोड़कर अन्य दुर्बल पशुओं को आजाद कराना न्याय की स्थापना को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर से कौन कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे? सो अगर कभी आपको मौका मिलता है तो आप कौन कौन से अधिकार मांगेंगे? जीवन और आश्रय, पर्याप्त भोजन, साफ पानी और सुरक्षित आश्रय का अधिकार मांगूंगा। क्रूरता से सुरक्षा, अनावश्यक शारीरिक दंड, डंडे से मारने या क्षमता से अधिक बोझ लादने पर रोक लगानी चाहिए। अवैध व्यापार पर रोक, कांजी हाउस जैसी जगहों पर अवैध नीलामी और कसाईयों को बेचने पर सख्त पाबंदी होनी चाहिए। सो मैं ये सारे कानूनी अधिकार पशुओं के लिए मांगूंगा। नेक्स्ट है, हमारी धरोहर और संस्कृति। पहला प्रश्न है, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? कहानी के अनुसार हीरा और मोती सदैव ध्यान रखते थे कि कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से नहीं। वे कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे। हीरा और मोती पशु होते हुए भी नैतिक मूल्यों का क्या करते थे, पालन करते थे। वे निम्नलिखित कार्य कभी नहीं करते थे, जैसे गिरे हुए शत्रु पर वार न करना। जब सांड बेदब होकर गिर पड़ा तो हीरा ने उन पर वार करने से मोती को रोक दिया। स्त्रियों पर प्रहार न करना। मोती जब गया की पत्नी मालकिन पर क्रोधित था, तब हीरा ने उसे याद दिलाया कि स्त्री पर सींग चलाना मना है। स्वामी के प्रति गद्दारी न करना। वे झुर्री के प्रति वफादार थे और किसी अन्य के पास रहना उन्हें अपने धर्म के विरुद्ध लगता था। कायरता न दिखाना। वे मुसीबत आने पर भागने की बजाय उसका सामना करना अपना धर्म समझते थे। सो क्या है, हीरा और मोती पशु होते हुए भी निम्नलिखित नैतिक मूल्यों का क्या करते थे, पालन करते थे। अगला है, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के ये कथन किन भारतीय मूल्यों की ओर संकेत करते हैं? हीरा के ये कथन निम्नलिखित उच्च भारतीय जीवन मूल्यों की ओर संकेत करते हैं, जैसे वीरता और नैतिकता का मेल। भारतीय संस्कृति में युद्ध के भी नियम होते हैं, जिनमें निहत्थे या पराजित शत्रु पर वार करना अधर्म माना जाता है। नारी के प्रति सम्मान, औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह कथन नारी के प्रति दया, सुरक्षा और सम्मान के भारतीय संस्कार को दर्शाता है। धर्म और मर्यादा, यह सिद्ध करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मर्यादा और सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। सो ये सारे उदाहरण भारतीय मूल्यों की ओर, नैतिक मूल्यों की ओर संकेत करते हैं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। खेतों में जुताई के लिए बैल और हल कृषि के पारंपरिक उपकरण हैं। कृषि के अन्य पारंपरिक और आधुनिक उपकरणों तथा उनके उपयोग के विषय में पता लगाइए और लिखिए। सो क्या है, कृषि के उपकरण।
पारंपरिक उपकरण क्या है? लकड़ी का हल, हंसिया यानी फसल काटने के लिए, खुरपी निराई के लिए, फावड़ा और बैलों द्वारा चलने वाला रहत सिंचाई के लिए। आधुनिक उपकरण क्या क्या है? ट्रैक्टर जुताई और ढुलाई के लिए, हार्वेस्टर फसल कटाई के लिए, सीड ड्रिल बीज बोने के लिए और ट्यूबवेल वेल सिंचाई के लिए। ख है, भारत में बैल केवल पशु नहीं बल्कि कृषि संस्कृति का अभिन्न अंग है। लिखिए कि भारतीय गांवों एवं शहरों में भी बैल किस किस काम में सहायक होते हैं। बैलों की सहायता गांवों में क्या क्या है? बैल खेतों को जोतने, अनाज की मड़ाई करने, कुएं से पानी निकालने और बैलगाड़ी के माध्यम से फसलों को मंडियों तक पहुंचाने में मुख्य आधार होते हैं। वहीं शहरों में बैलों का उपयोग मुख्य रूप से भारी सामान ढोने वाली गाड़ियों को खींचने और ग्रामीण क्षेत्रों से दूध या चारा पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगला है अलग अलग और साथ साथ। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वे ज्यादा सहनशील था। कहानी के आधार पर हीरा और मोती की विशेषताएं लिखें। कुछ संकेत दिए गए हैं जैसे धैर्यवान, गुस्सैल, मेहनती, शांत, सहनशील आदि। चलिए देखते हैं। हीरा क्या है? हीरा स्वभाव से क्या था? सहनशील, धैर्यवान और शांत था। वह किसी भी मुसीबत में अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता था। और मोती भी उग्र होने से रोकता था। मोती साहसी, विद्रोही और थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का था। वह अन्याय को चुपचाप सहने की बजाय उसका कड़ा विरोध करने में विश्वास रखता था। इन दोनों की साझा विशेषताएं क्या क्या हैं? दोनों ही बैल अत्यंत मेहनती, वफादार और स्वाभिमानी थे। उनमें अपने मालिक झुर्री के प्रति गहरा प्रेम और आपसी मित्रता के लिए बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अगला है हीरा और मोती की विशेषताएं कुछ कुछ समान और कुछ कुछ अलग हैं, किंतु उनकी विभिन्न विशेषताएं एक दूसरे को पूरा करती हैं। कैसे? जो हीरा और मोती थे कुछ कुछ समान थे लेकिन कुछ कुछ अलग थे, लेकिन दोनों की विशेषताएं क्या है? एक दूसरे को पूरा करती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हीरा का धैर्य और मोती का साहस मिलकर एक अजेय शक्ति बन जाती थी। जब सांड ने उन पर हमला किया तो हीरा ने सामने से और मोती ने पीछे से संगठित होकर प्रहार किया, जो उनकी विभिन्न कार्यशैली के तालमेल को दर्शाता है। कांची हाउस में जब हीरा रस्सियों में बंधा था और भाग नहीं सकता था, तब मोती ने उसे छोड़कर जाने के बजाय उसके पास ही सो जाने का निर्णय किया, जिससे उनकी विभिन्नता एकता में बदल गई। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में भी कुछ कुछ समान और कुछ कुछ विभिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी हैं। सबकी आवश्यकताएं भी थोड़ी समान और थोड़ी भिन्न हैं। बताइए कि आप विशेषताओं वाले सहपाठी से अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। उनसे पता कीजिए कि वे आपसे अपने लिए कैसा व्यवहार चाहते हैं। कुछ संकेत दिए गए हैं, क्या क्या करें और क्या क्या न करें, कैसे पढ़ाई, खेल आदि में एक दूसरे की सहायता करें और साथ दें। इनके आधार पर देखते हैं। मैं चाहता हूं कि विभिन्न विशेषताओं वाले सहपाठी मेरे विचारों का सम्मान करें और पढ़ाई खेलकूद में मेरा सहयोग करें। सहपाठियों से पता चला कि वे भी हमसे क्या करते हैं? मैत्रीपूर्ण व्यवहार, संवेदनशीलता और जरूरत पड़ने पर मदद की अपेक्षा रखते हैं। नेक्स्ट है, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। कहानी में अनेक स्थानों पर मुख भाषा का उल्लेख किया गया। आपके विचार से हीरा और मोती किस प्रकार आपस में बातें किया करते होंगे? अनुमान और कल्पना से बताइए। मुख भाषा में कैसे बातें होती है? हीरा और मोती एक दूसरे के मन की बात समझने के लिए आंखों के संकेतों, चेहरे के भावों और शरीर की हलचलों का प्रयोग करते होंगे। कई बार हम भी मुख भाषा का प्रयोग करते हैं ना, एक दूसरे से बात करने के लिए, कक्षा में भी, बाहर भी। वे एक दूसरे को चाटकर या सूंघकर अपना प्रेम और विचार प्रकट करते थे, जो उनकी आपसी गुप्त शक्ति का संकेत है। नेक्स्ट है, आप भी अनेक अवसरों पर बिना शब्दों का उच्चारण किए संवाद करते हैं। कब कब, कहाँ कहाँ, कुछ उदाहरण लिखिए। आप सब भी करते हैं ना अनेक मौकों पर ये सब। कक्षा में
शिक्षक के पढ़ाते समय किसी मित्र को आंखों के इशारों से चुप रहने या कुछ पूछने का संकेत देना। सड़क पर हाथ के संकेत से वाहन रोकने या किसी को रास्ता देने का संवाद करना। खेल के मैदान में भी बहुत बार हम इसका यूज करते हैं। क्रिकेट या फुटबॉल खेलते समय बिना बोले केवल इशारों से रन लेने या गेंद फेंकने की रणनीति बनाना। मूक भाषा क्या होती है? मूक भाषा यानी बिना शब्दों का संवाद। हीरा और मोती कैसे करते होंगे? वे आंखों के हाव भाव, एक दूसरे को सूंघकर या सींग हिलाकर अपनी बातें कहते थे। उदाहरण, जब वे सांड से लड़ने की रणनीति बना रहे थे तो उन्होंने शारीरिक संकेतों से तय किया कि एक आगे से वार करेगा और दूसरा पीछे से। ऐसे ही मानव जीवन में भी हम इनका यूज करते हैं। कई बार सहमति, असहमति दिखाने के लिए सिर हिलाकर हाँ या ना में कहना, क्रोध या दुख में आंखों में आंसू या चेहरे के कठोर भाव से, स्नेह में कंधे पर हाथ रखना या गले लगाना, ये सब क्या है? मूक भाषा के ही तो उदाहरण है। चेतावनी, इशारे से रोकना या चुप रहने को कहना। अगला है मार्ग खोजेंगे कैसे। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। हीरा मोती अपने घर के मार्ग से भटक गए थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ता भूल गए हो या भटक गए हो? तब आपने अपने मार्ग का पता कैसे लगाया? यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए? कक्षा में चर्चा कीजिए इन सब बातों की और लिखिए। इसमें संकेत दिए गए हैं: ऑनलाइन मानचित्र, पुलिस, स्कूल, सरकारी भवन, विद्यार्थी, सड़क पर लगे सूचना पट, दुकानों के बोर्डों पर लिखे पते, डाकघर आदि। क्या है? पारंपरिक तरीके क्या थे? प्राकृतिक संकेत यानी सूर्य की दिशा पूर्व पश्चिम देखकर, परिचित पेड़ों को, नदियों या पगडंडियों को पहचान कर या स्थानीय राहगीरों से रास्ता पूछकर हम वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो आधुनिक तरीके हैं वो क्या है? तकनीकी जो है, स्मार्टफोन पर डिजिटल मैप का उपयोग, सहायता, पुलिस हेल्पलाइन या स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। सड़क पर लगे दिशा सूचक बोर्ड, दुकानों के नाम, माइलस्टोन पढ़कर सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखकर हम क्या है, अपने रास्ते पर जा सकते हैं। आपके विद्यालय में आपदा की स्थिति में निकासी का मार्ग दर्शाने वाला मानचित्र अवश्य होगा। उसे ध्यानपूर्वक देखिए और पता लगाइए कि आपदा की स्थिति में आपकी कक्षा के सबसे निकट और सुरक्षित मार्ग कौन से। ये आपके अपने स्कूल के आधार पर है। आप पता लगाइए। यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कक्षा है, सीढ़ियाँ हैं, गलियारा है, सुरक्षित सभा क्षेत्र है। इस प्रकार से आपके स्कूल का भी एक मानचित्र होगा। उसको देखिए और पता लगाइए। आप निकासी के लिए यानी नक्शा, अपनी कक्षा से सबसे नज़दीकी सीढ़ियों और मुख्य द्वार तक का सीधा रास्ता जैसे इसमें दिखाया गया है। सुरक्षित स्थान पर जाना, क्या आपने क्या करना है? बिना घबराए ही लाइन बनाकर शांति से बाहर निकलें। दौड़ना नहीं है, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। उस टाइम हमने क्या करना है? सीढ़ियों का प्रयोग करना है और सुरक्षित स्थान पर जाना है, जैसे बिल्डिंग से, इमारत से दूर या खुले मैदान में। और भूकंप की स्थिति में क्या है? पहले ड्राफ्ट, कवर, होल्ड का पालन करें, फिर क्या है, बाहर निकलें। इस प्रकार से आप एक तैयार कर सकते हो आपदा प्रबंधन में। अपने विद्यालय का मैप देखें और उसके अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हो। कहानी में हीरा और मोती आपस में मनुष्य की तरह बातें करते दिखते हैं। कल्पना कीजिए कि वे लेख पढ़ भी सकते। हीरा या मोती की नज़र से उस दिन की डायरी लिखिए जब उन्हें कांची हाउस ले जाया गया था। आपकी बुक में ये सब दिया गया है। इसके आधार पर हमने क्या है, एक ये दिन लिखनी है। कैसे लिखेंगे? दिनांक मान लो 15 अप्रैल या जो भी है, स्थान क्या है, कांची हाउस। आज का दिन हमारे जीवन का सबसे कष्ट साध्य दिन रहा। हम आज़ादी की तलाश में निकले थे, पर इसे कांची हाउस की काल कोठरी में फंस गए। यहाँ न चारा है न पानी है। झुर्री की बहुत याद आ रही है। वह हमें कभी भूखा नहीं सुलाता था। यहाँ कई अन्य जानवर भी मुर्दों की तरह पड़े हैं, पर हम हार नहीं मानेंगे। ये दीवारें कच्ची लग रही हैं। कल सुबह एक नई योजना पर काम करेंगे। जान भले ही चली जाए, पर आज़ादी तो लेकर रहेंगे। इस प्रकार से आप डायरी लिख सकते हो। अगला है मेरे शब्द। कहानी में से 5 ऐसे शब्द चुनकर लिखें जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं।
अब उन शब्दों के अर्थ अपने अनुमान से लिखें, इसके बाद उनके अर्थ शब्दकोश में से देख कर लिखें। सो अपने आधार पर आप लिख सकते हो। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे शब्द गोई, अर्थ जोड़ी। वाक्य क्या बन जाएगा, राम और श्याम की गोई बहुत अच्छी है, वे हमेशा साथ रहते हैं। या हीरा और मोती की गोई बहुत अच्छी है, वे हमेशा साथ रहते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी शब्द ले सकते हो, उसका अर्थ लिख के वाक्य बना सकते हो। दड़ियल, दाढ़ी वाला व्यक्ति। मेले में एक दड़ियल आदमी करतब दिखा रहा था। विषाद, गहरा दुख या निराशा। दौड़ में हार जाने पर खिलाड़ी के चेहरे पर विषाद छा गया। नाद, पशुओं के चारा खाने का बर्तन। गाय नाद में रखा हुआ हरा चारा बड़े चाव से खा रही है। पराए, दूसरे या गैर। मुसीबत के समय अक्सर अपने भी पराए हो जाते हैं। सो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। भाषा गढ़ते मुहावरे। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको वाक्य पढ़कर समझ में आ ही गया होगा। इसी से मिलते जुलते मुहावरे हैं जी फीका होना, जी खट्टा होना आदि। दो बैलों की कथा कहानी में कई मुहावरे हैं जिनसे ये कहानी जीवंत हो गई है। ऐसी भाषा को ही मुहावरेदार भाषा कहा जाता है। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों के मुहावरे को पहचान कर रेखांकित कीजिए। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। सो हमारी बुक में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है, कुछ वाक्य दिए गए हैं। उनमें से हमने मुहावरों को पहचानना है और नए वाक्य बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, झुर्री के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। सो इसमें मुहावरा क्या है, दांतों पसीना आना। उसका अर्थ है बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना। नया वाक्य क्या बनेगा, गणित के इन कठिन सवालों को हल करने में अच्छों के दांतों पसीना आ जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। सो इसमें क्या मुहावरा है, दिल कांप उठना, जिसका अर्थ है अत्यधिक भयभीत होना। वाक्य बनेगा, आधी रात को अचानक पुराने मकान के गिरने की आवाज सुनकर मेरा दिल कांप उठा। अगला सेंटेंस दिया गया है, झुर्री की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। मुहावरा है जल उठना, अर्थ बहुत अधिक क्रोधित होना या ईर्ष्या करना। वाक्य बनेगा, सोहन की नई कार और तरक्की देखकर उसके कुछ पुराने मित्र ईर्ष्या से जल उठे। नेक्स्ट है, मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। दिल में ऐंठ कर रह जाना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होगा मन की बात मन में दबा लेना या विवश होना। वाक्य बनेगा, पिताजी के सामने अपनी बात न कह पाने के कारण वह बस दिल में ऐंठ कर रह गया। अगला सेंटेंस है, आइए तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। सो इसमें क्या है मुहावरा, खबर लेना, दंड देना या सबक सिखाना। नेक्स्ट है, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है। सो इसमें मुहावरा क्या है, खबर लेना, अर्थ है दंड देना या सबक सिखाना। समय पर काम पूरा न करने पर आज अध्यापक राहुल की अच्छी खबर लेंगे। नेक्स्ट है, जी तोड़कर काम करती हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं। सो इसमें मुहावरा क्या होगा, गम खा जाना, अर्थ है सहन कर लेना या चुप रह जाना। वाक्य बनेगा, अपने अपमान का बदला लेने के बजाय वह शांति बनाए रखने के लिए चुपचाप गम खा गया। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगे। तो इसमें मुहावरा क्या है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थ है कड़ा मुकाबला करना, यानी भारतीय सैनिकों ने सीमा पर घुसपैठ करने वाले दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो फिर वही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। इसमें मुहावरा क्या है, 9-2-11 होना, अर्थ होगा भाग जाना। पुलिस की जीप को गली के मोड़ पर देखते ही चोर वहां से 9-2-11 हो गया। तो इस प्रकार से आपने क्या है, इन वाक्यों में से मुहावरे चुनकर अलग नए वाक्य बनाने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो।
हमारा अभ्यास कार्य खत्म हो गया है। एक बार लास्ट में हम अध्याय का सार देख लेते हैं, जो कि आज़ादी, संघर्ष और एकता का प्रतीक है। स्वतंत्रता जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर यह सहज नहीं मिलती, आसानी से बिल्कुल नहीं मिलती है। प्रेमचंद जी ने हीरा और मोती के माध्यम से हमें सिखाया है कि आज़ादी पाने और उसे बनाए रखने के लिए हमें निरंतर संघर्ष, निस्वार्थ एकता और अडिग साहस की आवश्यकता होती है। दो बैलों की कथा केवल पशुओं की कहानी नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और स्वाधीनता का अमर घोषणा पत्र है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।